सो प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मोटर। तो जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया, तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो एक अच्छी मोटर में होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, उसकी प्लेसिबिलिटी एंड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। ओके, ये दो जो प्रॉपर्टी है इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और जो प्लेसिबिलिटी है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द मोबिलिटी ऑफ मोटर या फिर कंसिस्टेंसी ऑफ मोटर, है ना। तो लिखिए इसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन, the most important property of good mortar are mobility, flexibility and water retention। तो लिखिए, the most important property of good mortar are mobility, flexibility and water retention। ओके, ये जो प्रॉपर्टीज है मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड वाटर रिटेंशन, these properties are related to workability of motor। एक अच्छा मोटर ओवरऑल ये होना चाहिए कि उसकी वर्केबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। मोबिलिटी कहने का क्या मतलब है, इट इज कंसिस्टेंसी ऑफ मोटर। मतलब मोटर की कंसिस्टेंसी क्या हो सकता है, मतलब कितना पानी वो कितना स्टिफ है या फिर कितना फ्लो हो सकता है। तो जनरली जो कंस्ट्रक्शन में हम मोटर यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल इन मैसनरी कंस्ट्रक्शन, इट मस्ट बी सफिशिएंटली मोबाइल। ठीक है, ये नहीं कि वो ज्यादा स्टिफ हो, क्योंकि अगर वो ज्यादा स्टिफ होगा उसका प्लास्टिसिटी बहुत ज्यादा कम होगा। ओके, वो जल्दी सूख जाएगा, मतलब वो ज्यादा वर्केबल नहीं होगा। प्लस अगर, और फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी एक प्रॉपर्टी है मोटर की कि आप कितने आसानी से उस मोटर को किसी भी मैसनरी यूनिट के ऊपर बहुत पतले लेयर्स में और यूनिफॉर्म विथ यूनिफॉर्म थिकनेस आप अप्लाई कर सको। और अगर हम मोटर को बहुत पतले लेयर्स में, थिन लेयर्स में एंड यूनिफॉर्म विथ यूनिफॉर्म थिकनेस अगर हम पूरे मैसनरी में अप्लाई कर पाते हैं, तो इस कारण से क्या होगा, हमारा इकोनॉमी अचीव होगा, क्योंकि मोटर की कंजम्पशन कम होगी। ठीक है, और अगर आप अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो तो वो आपका प्रॉपर बॉन्ड भी डेवलप करेगा विद द मैसनरी यूनिट, है ना। सो और तो जो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होने के लिए आपका सब कंसिस्टेंसी ऑफ मोटर भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा स्टिफ मोटर अगर है, ठीक है, मतलब उसमें वाटर कम है, तो उसको आप उतना आसानी से प्लेस नहीं कर पाओगे। ओके, आपको वर्क करने में थोड़ा डिफिकल्टी महसूस होगी। लेकिन अगर थोड़ा मोटर की कंसिस्टेंसी थोड़ा ज्यादा है तो आपको वर्क करने में थोड़ा आसानी लगेगा, आप पतले लेयर्स में अच्छे से प्लेस कर सकते हो मोटर को। समझ में आ रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज ओवरऑल रिलेटेड टू द कंसिस्टेंसी ऑफ मोटर या फिर मोबिलिटी ऑफ मोटर। नाउ वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ओके, कि वाटर रिटेंशन क्या है, मींस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मोटर by which it resists the prevent of loss of water to the masonry unit or to the atmosphere। अब ये मॉइस्चर कैसे लॉस होगा, हो सकता है जो मैसनरी यूनिट है वो आपका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, या फिर आपका जो वाटर है मोटर के अंदर वो सूख जाए, ड्राई हो जाए और इवापोरेट होके एटमॉस्फेयर में चली जाए। तो ये चीज नहीं होना चाहिए ज्यादा। मतलब मोटर मस्ट बी सच दैट ये लंबे समय तक अपने अंदर पानी को होल्ड करके रख सके। क्यों, अगर लंबे समय तक पानी को अपने अंदर होल्ड करके रख सकेगा तो फॉर एग्जांपल अभी अगर आपने ऐसा मोटर यूज किया है जिसका जो सेटिंग है इट इज ड्यू टू हाइड्रेशन, फॉर एग्जांपल सीमेंट मोटर या फिर हाइड्रोलिक लाइम मोटर, तो प्रॉपर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए आपको उसमें प्रॉपर पानी चाहिए, है ना। अभी पानी जल्दी जल्दी सूखेगा तो उसमें श्रिंकेज भी जल्दी हो सकता है, प्लस उसका स्ट्रेंथ भी डेवलप नहीं होगा, तो ओवरऑल आपका जो मैसनरी कंस्ट्रक्शन है वो वीक हो जाएगी। इसलिए सफिशिएंट टाइम के लिए उसमें पानी स्टोर होके रहना चाहिए, प्लस वो ब्रिक भी एब्जॉर्ब ना कर पाए, ऐसा कुछ बैरियर भी होना चाहिए, है ना। क्यों, अगर ब्रिक पानी एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा, एफ्लोरेसेंस की प्रॉब्लम हो जाएगी, डैम्पनेस की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, सीडन आ जाएगी घर में और अनहाइजेनिक कंडीशन डेवलप हो जाएगा। कभी कभी देखे होंगे जो डैम्प वॉल होता है ना उसमें पेड़ पौधे भी उगने लगते हैं किनारे से, क्रैक से, तो वो सब अनहाइजेनिक कंडीशन है, कीड़े मकोड़े आएंगे घर में, आपको अनहेल्दी फील होगा, है ना। हेंस वी मस्ट अवॉइड दिस। तो इसके लिए आपका मोटर में ये सारे प्रॉपर्टीज होने चाहिए। तो लिखिए, मोबिलिटी, इट इज द कंसिस्टेंसी ऑफ मोटर। नेक्स्ट पॉइंट, consistency may be from stiff to fluid। Consistency may be from stiff to fluid. It is decided based on working condition, weather and type of masonry unit used in work। Different masonry unit के लिए different consistency का मोटर आप यूज करोगे, है ना। और वर्किंग कंडीशन कैसा है उसके अकॉर्डिंग भी आपको कंसिस्टेंसी डिसाइड करना होगा। मान लो कहीं बहुत ज्यादा टेम्परेचर में वर्क कर रहे हो
अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर में वर्क कर रहे हैं तो उसका कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा गर्मी है तो पानी थोड़ा होगा तो वो पानी जल्दी सूख जाएगा, इवापोरेट कर जाएगा, तो रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट वो नहीं कर पाएगा, अच्छे से स्ट्रेंथ डेवलप नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा? तो इसलिए कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है, या फिर मोबिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है मोर्टार के लिए। प्लेसेबिलिटी, it is the ability of mortar to be placed in thin and uniform layer over masonry with ease, कि कितने आसानी से आप थिन एंड यूनिफॉर्म लेयर में आप मोर्टार को मैसनरी यूनिट के ऊपर प्लेस कर पाओ। मैसनरी यूनिट जैसे कि ईटा, ठीक है, और अगर थिन एंड यूनिफॉर्म लेयर में आसानी से प्लेस कर पाए तो हमारे वर्क में इकोनॉमी अचीव होगा। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर रिटेंशन। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मोर्टार टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर टू मैसनरी यूनिट बाय एब्जॉर्प्शन एंड टू एयर बाय इवापोरेशन। तो हमने देखा था जब हमने डिस्कस किया था वाटर रिटेंशन को अलग से, तो वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम ब्रिक वगैरह को यूज करके जब मैसनरी बनाते हैं तो हम ब्रिक को पहले सोक करवाते हैं। मतलब ब्रिक पोरस है, उसका पोरोसिटी है, उसका अपना एक वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, इसलिए हम उसको पहले 24 घंटे के लिए या 12 घंटा मिनिमम है, ओके, मिनिमम 12 घंटा के लिए उसको पानी में डुबा के रखते हैं। क्यों? ताकि उसका जितना भी वाटर रिक्वायरमेंट है वो वाटर पूरा अच्छा सोख जाए, ठीक है, ताकि जब आप मैसनरी में यूज करो तो मोर्टार का जो पानी है उसको वो एब्जॉर्ब ना कर ले और मोर्टार को तुरंत ड्राई ना कर दे। अगर वो ऐसा करेगा तो मोर्टार में स्ट्रेंथ डेवलपमेंट नहीं होगी, तो वो क्रम्बल हो जाएगा, झड़ जाएगा ना मोर्टार। अगर आप प्लास्टरिंग वगैरह किए हो, वो तुरंत सूख गया तो क्या हो, झड़ जाएगा वो। समझ में आ रहा है? तो इसलिए वाटर रिटेंशन जो प्रॉपर्टी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इन मोर्टार, दैट इज हाइड्रेशन। अगर है, हाइड्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, दैट इज देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और हाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू से किसका स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होता है? सीमेंट मोर्टार का एंड हाइड्रोलिक लाइम मोर्टार का। नॉन हाइड्रोलिक लाइम मोर्टार के लिए ये चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए। क्यों? अगर तुरंत कुछ सूख जाता है तो वो उसमें श्रिंकेज ज्यादा हो जाएगा, तो वो उसमें ज्यादा क्रैक्स डेवलप होंगे, है ना। तो इसलिए उसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए। आपको पता है लाइम मोर्टार की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो सीमेंट मोर्टार से ज्यादा होती है, ऑब्वियसली। तो अगर लाइम मोर्टार की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सीमेंट मोर्टार से ज्यादा होती है तो इसका मतलब क्या है कि लाइम मोर्टार का प्लास्टिसिटी ज्यादा समय तक बरकरार रहता है। लाइम मोर्टार का प्लास्टिसिटी ज्यादा समय तक बरकरार रहने का मतलब क्या? आप लाइम मोर्टार को लंबे समय तक किसी भी शेप में उसको आप ढाल सकते हो। कभी कभी उसका घोड़ा बना दिया, कभी हाथी बना दिया, कुछ भी। अभी लेकिन कंस्ट्रक्शन का सिर्फ घोड़ा हाथी तो नहीं बनाएंगे, लेकिन आप प्लास्टरिंग कर सकते हो, ठीक है, प्लास्टरिंग को अच्छे से यूनिफॉर्म कर सकते हो जब भी, ओके। कोई एक्स्ट्रा ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें उसमें प्लास्टिसिटी मेंटेन रहती है बहुत लंबे समय तक, क्योंकि उसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा है। इसका मतलब क्या? उसका वर्केबिलिटी ज्यादा है, उसका वर्केबिलिटी ज्यादा है। इसलिए लाइम मोर्टार की वर्केबिलिटी ज्यादा होती है, प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है, इसलिए उसका वर्केबिलिटी ज्यादा है, उसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा है। इसलिए हम क्या करते हैं, कभी कभी सीमेंट मोर्टार में अगर उसकी वर्केबिलिटी या फिर वाटर रिटेंशन ये सारे प्रॉपर्टी को इंप्रूव करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें लाइम थोड़ा मिला देते हैं, तो उसको कहते हैं लाइम सीमेंट मोर्टार। समझ में आया? हाँ, लाइम सीमेंट मोर्टार की स्ट्रेंथ जो होगी वो सीमेंट मोर्टार के कंपैरिजन में कम होगी, ओके, नो डाउट, क्योंकि लाइम की जो स्ट्रेंथ है वो सीमेंट से कम है। तो आप सीमेंट को रिमूव करके लाइम ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो ओवरऑल स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी, लेकिन अदर प्रॉपर्टीज जैसे कि वर्केबिलिटी, है ना, वाटर रिटेंशन, ये सारे इंप्रूव हो जाएंगे। तो इसके कारण भी आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो ड्यूरेबल होता है, वो लंबे समय तक टिक पाता है, ओके, क्योंकि क्रैक्स डेवलप नहीं होंगे। और क्रैक्स अगर डेवलप होते हैं वो सबसे एक डेंजरस बात है। क्यों? उसके थ्रू से वाटर आपका एंटर कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। तो वाटर अगर पेनिट्रेट करेगी तो डैम्पनेस एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट, दैट इज एफ्लोरेसेंस होने की संभावनाएं है ना, जिस कारण से आपका मैसनरी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और डैम्पनेस होगा तो अनहाइजीनिक कंडीशन हो जाएगा, आपको रहने में अच्छा नहीं लगेगा। समझ आ रही बातें? ओके, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल वी कैन से दैट ए गुड मोर्टार मस्ट बी वर्केबल, उसका वर्केबिलिटी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, in addition to the above important properties, okay, इसके अतिरिक्त एक गुड मोटर और क्या क्या खास बात होना चाहिए? जैसे कि एक गुड मोटर आपका सस्ता होना चाहिए, है ना,
एक गुड मोर्टार ऐसा होना चाहिए कि जब आप उसको यूज करो मैसनरी में तो उसका एडहेशन प्रॉपर्टी अच्छा होना चाहिए। एडहेशन मतलब वो प्रॉपरली अच्छे से बॉन्डिंग बना पाए विथ द मैसनरी यूनिट और द बिल्डिंग ब्लॉक्स जो आप यूज कर रहे हो उसके साथ एक प्रॉपर बॉन्डिंग, अच्छे से बॉन्डिंग बना पाए, ये प्रॉपर्टी उसकी अच्छी होनी चाहिए, है ना। प्लस जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है, डिजाइन स्ट्रेंथ, वो अचीव कर पाए एक गुड मोटर एट रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है, मतलब 28 डेज में सफिशिएंट स्ट्रेंथ वो अचीव कर पाए ताकि जो मैसनरी पे लोड आ रही है उस लोड को वो झेल पाए, या फिर कम से कम जो मैसनरी का सेल्फ वेट है उसको कम से कम झेल पाए, है ना। तो इट मस्ट अचीव रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। रेट ऑफ इनिशियल स्टिफनिंग भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। अगर रेट ऑफ इनिशियल स्टिफनिंग अच्छी नहीं है तो आपका जो कंस्ट्रक्शन का पेस है, कंस्ट्रक्शन का स्पीड है, ये स्लो हो जाएगा। समझ रहे हो, कंस्ट्रक्शन का पेस या फिर स्पीड स्लो हो जाएगा। फिर हमने इसमें और भी पॉइंट समझाए थे, जैसे कि आपका मोटर स्क्वीज आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ओके, मतलब ड्यू टू दी मैसनरी लोड। समझ रहे हैं, नीचे वाला मोटर क्या होगा, जॉइंट से बाहर निकल जाएगा, तो इस कारण से आपका अनइवन जॉइंट थिकनेस हो जाएंगे, तो मैसनरी आपका डिटोरिएट हो जाएगा, ओके, मतलब सही से नहीं बन पाएगा कंस्ट्रक्शन। प्लस और क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी ड्यूरेबल। ड्यूरेबल कहने का मतलब, ड्यूरेबिलिटी कहने का मतलब क्या है, मतलब कितना लंबा कौन टिक पाता है। कितना लंबा कौन टिक पाता है। अभी कितना लंबा कौन कोई कभी क्यों टिक पाएगा, जब तक उसमें खराबी ना हो। अब खराबी किस कारण से हो सकती है, बहुत सारे इफेक्ट हैं, फ्रोस्ट एक्शन है, फ्रीजिंग, थॉइंग, ड्राइंग, वेटिंग, और आपका सल्फेट अटैक, है ना, रेन वाटर पेनिट्रेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर नहीं होंगे तो वो आपका जो मोटर है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो ये सारी चीजें कब नहीं होंगे, जब हम सुटेबल कंडीशन में, ठीक है, ऐसे वर्किंग कंडीशन में जहां पे इन सब चीजों की होने की संभावना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मोटर को डिसाइड करेंगे। इसको हम एक्सप्लेन किए थे, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम मोटर को डिसाइड करेंगे, तो हमारा उस इन्वायरमेंट में वो मोटर ड्यूरेबल होगा। तो एक गुड मोटर मस्ट बी ड्यूरेबल, ओके, ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द वर्किंग कंडीशन, ओके। अगर सॉइल में ज्यादा सल्फेट है तो हम मोटर ऐसा बनाएंगे, ऐसे बाइंडिंग मटेरियल को यूज करके बनाएंगे जिसका सल्फेट रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी अच्छा हो, जैसे कि सीमेंट मोटर विद सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। समझ में आ रहा। अगर फ्रोस्ट एक्शन होना है तो वहां पे लाइन मोटर को तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ओके, लाइन मोटर को बिल्कुल यूज नहीं करेंगे हम। सीमेंट मोटर, हाई स्ट्रेंथ सीमेंट मोटर यूज करेंगे, और वो भी वैसा जो कि जल्दी से सेट हो जाए, ठीक है। तो हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज कर सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज कर सकते हैं, या फिर हम एडमिक्सचर यूज कर सकते हैं, जैसे कि एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट वगैरह को, ताकि जो फ्रोस्ट एक्शन उसके अगेंस्ट उसकी रेजिस्टेंस मोटर की बढ़ जाए, इंप्रूव हो जाए। तो ये सारे कुछ प्रॉपर्टी है। और क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए एक अच्छे मोटर की, एक अच्छा मोटर ये होना चाहिए, फॉर एग्जांपल वो किसी के कांटेक्ट में आए तो वो जिसके कांटेक्ट में आ रहा है, जिस अदर बिल्डिंग मटेरियल के कांटेक्ट में आ रहा है, उसका ड्यूरेबिलिटी ना खराब करे। एक अच्छा मोटर में ये प्रॉपर्टी भी होना चाहिए, मतलब दूसरे को कम से कम इफेक्ट ना करे, है ना। प्लस एक अच्छा मोटर ऐसा होना चाहिए कि आप उसको अगर यूज करके कंस्ट्रक्शन की हो तो उसके जॉइंट्स में, ठीक है, क्रैक डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये क्रैक डेवलपमेंट क्यों हो पाएगा, श्रिंकेज ऑफ मैसनरी यूनिट, हमने इसका मैकेनिज्म समझाया था, श्रिंकेज ऑफ मैसनरी यूनिट या फिर श्रिंकेज इन मोटर। तो ये सब चीजें कम होनी चाहिए, ओके। प्लस वो अपना, आपने जिस रूप में मोटर को प्लेस किया है वो अपना, फॉर एग्जांपल आपने अच्छे से प्लास्टरिंग किया है तो वो अपना वो अच्छा प्लास्टरिंग बहुत लंबे समय तक बरकरार रख पाए ताकि स्ट्रक्चर की अपीयरेंस अच्छा बना रहे, है ना। ये नहीं कि वो डिटोरिएट हो जाए, उसका कलर वगैरह चेंज हो जाए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो वो मोटर एक अच्छी मोटर होती है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ईएस में 10 नंबर की पूछी थी। इसके साथ और एक पॉइंट पूछा था कि कम से कम 4-5 पॉइंट लिखिए उसके एप्लीकेशंस के, मोटर को आप कहाँ कहाँ यूज कर पाओगे, इनका एप्लीकेशन लिखिए। तो कहाँ कहाँ यूज कर पाएंगे, पॉइंटिंग वर्क में, प्लास्टरिंग वर्क में, है ना, मैसनरी वर्क में, ओके, सीलिंग को प्लास्टर करने के लिए, ओके। फिर अगर आपको डीपीसी, डैम्प प्रूफ कोर्स के रूप में भी हम मोटर का यूज करते हैं कभी कभी, ओके। तो ये सारे एप्लीकेशन हैं। इसके बाद इसके बारे में देखेंगे हम तुरंत ही, अभी तुरंत देखेंगे। और एक चीज देखेंगे कि फॉर डिफरेंट वर्क व्हाट आर द प्रोपोर्शन, रिकमेंडेड प्रोपोर्शन फॉर द मोटर। तो इसके साथ आपको मोटर का जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। देन वी विल मूव टुवर्ड्स कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। फाइन एग्रीगेट के बारे में तो हमने देख लिया, सैंड के बारे में देख लिया। सैंड में वही एक ही कंसेप्ट आता है, बल्किंग ऑफ सैंड का, जो कि हमने मोटर में ही पढ़ा दिया। अब हम देखेंगे फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट के बारे में, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
और फाइन एग्रीगेट से रिलेटेड और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, कोड के अकॉर्डिंग जब मिक्स डिजाइन हम करते हैं तो फाइन एग्रीगेट का कैसा कैसा ग्रेडिंग है, इस पर भी एक बार सवाल उठाए थे यूपीएससी ने, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कंक्रीट को पढ़ेंगे, ठीक है, फिर ब्रिक पढ़ेंगे, फिर टिम्बर पढ़ेंगे। सो इसी के साथ अप्रोक्सीमेटली आपका बिल्डिंग मटेरियल खत्म हो जाएगा। तो वेल लिखिए आप प्रॉपर्टी आगे। फर्स्ट, able to develop proper bond with masonry unit, able to develop proper bond with masonry unit. Second, able to develop the required design stress within it, that is strength must be good, एक गुड मोर्टार का स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, मस्ट बी चीप, कहने का मतलब आप कंस्ट्रक्शन करो ये नहीं कि ज्यादा कॉस्टली हो जाए, इकोनॉमी अचीव होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव ही है टू अचीव इकोनॉमी। मस्ट बी ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग, है ना। फिफ्थ, व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अदर बिल्डिंग यूनिट इट मस्ट नॉट अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग यूनिट। Next, joints formed using mortar should not develop crack and should be able to maintain appearance for long time. Joint formed using mortar should not develop crack and should be able to maintain appearance for long time. It should set quickly. It should set quickly so that the speed in construction is achieved. It should set quickly so that the speed in construction is achieved. 8. It should be able to resist rainwater penetration. It should be able to resist rainwater penetration. So these are some important points related to properties of good mortar. A good mortar must have these many properties at least. तो आपके एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आए तो अभी जो हमने लिखवाया इसी को लिखना है। जो हमने डिस्कशन किया था वो डिस्कशन क्यों किया था, ताकि ये जो पॉइंट आप अभी लिख पा रहे हो आसानी से फटाफट, तो ये पॉइंट लिखने में आपको आसानी हो। अब फीलिंग आ रहा है ना वो डिस्कशन का, 1 घंटे 1.5 घंटा जो भी डिस्कशन किया था, ठीक है, तो इसलिए किया था ताकि ये आपका फ्लुएंसी, आपका लिखने का स्पीड बढ़ पाए, ज्यादा सोचना ना पड़े, क्योंकि आप चीजें समझे हुए हैं तो आप थ्योरी आसानी से लिख सकते हो। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत फेवरेबल क्वेश्चंस हैं, आते हैं एग्जाम में, पूछे जाते हैं, तो आप थ्योरी में पूछ लिया और अगर आप कुछ भी अनसेंट लिख के आ रहे हो तो हो सकता है नंबर ना मिले, 2-4 पॉइंट ही लिख के आ रहे हैं तो हो सकता है नंबर ना मिले, है ना। तो इसलिए सब चीज को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मोर्टार या फिर यूजेस ऑफ मोर्टार। तो हेडिंग बनाइए यूजेस ऑफ मोर्टार।